जब जेरूसलम सिर्फ एक मकाम नहीं, एक मिसाल था, वहां एक विला खड़ा था, एक शानदार इमारत जिसे 1930 के दरमियान में बनवाया गया था बाय नन अदर देन हज आमीन अल हुसैनी, द लायन ऑफ फलस्तीन। लेकिन किस्मत का ताना बाना कुछ और ही था। वो घर जहां पार्टियां हुआ करती थी, जहां जॉर्ज और केटी एंटोनियस ने दुनिया के लिए दरवाजे खुले रखे, वो घर आखिर एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया। सन 1948 के बाद इजराइल ने इस घर को बर्बाद करना शुरू किया। पहले आर्मी का बेसे बनाया, फिर पुलिस का ठिकाना, और फिर एक होटल, और आखिर में एक पार्किंग लॉट के नीचे दबा दिया गया वो शानदार तारीख जिसे दुनिया को याद रखना चाहिए था। इस घर ने देखा था वो वक्त जब मुफ्ती अमीन ने अपनी कौम के लिए दुनिया से टकराव ले लिया, जब वो लीग ऑफ नेशंस में गए, जब उन्होंने ब्रिटिश से कहा, हमारे शहर पे, हमारी जमीन पे तुम्हारा क्या हक है। और फिर साल 2011 में एक सुबह बुलडोजर आया और जो कुछ बचा था उसे भी जमीन बॉस्ट कर दिया गया टू मेक अ वे फॉर ज्यूइश सेटलमेंट यूनिट्स। क्या है कि जिसे पैलेस्टीनियंस ने बनाया, जिसे एक ज्यूइश इंजीनियर ने डिजाइन किया, उसी को एक दिन ज़ायनिस्ट पॉलिटिक्स ने मिटा दिया। लेकिन सिर्फ इमारत गिरती है, यादें नहीं गिरती। ये कहानी एक कौम की है जिनकी हिस्ट्री को काट के नए मैप्स बनाए गए, जहां ट्रूथ को रिप्लेस किया गया प्रोपेगेंडा से। मुफ्ती अमीन अल हुसैनी सिर्फ एक नाम नहीं, रेजिस्टेंस की जिंदा मिसाल है, जिसने दुनिया के सामने कहा, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम खुद इंसाफ बन जाएंगे। अगर तुम समझते हो कि तारीख सिर्फ जीतने वालों की होती है, तो एक बार फलस्तीन की तरफ देखो। हर गिरता हुआ मकान, हर छाया हुआ मकबरा एक चीख है और एक याद दहानी कि हक को कभी दबाया नहीं जा सकता। Carmel Mufti wasn't just a home, it was Palestine itself. Elegant, defiant, unforgettable. 1920 के जेरूसलम में जब शहर दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ था, जब रोज हवा में अजान और घंटी की आवाज एक साथ गूंजती थी, वहां एक शख्स था, मुफ्ती अमीन अल हुसैनी। एक विजनरी, एक रिबेल, एक फकीर जिसका मिशन था एक ऐसा घर बनाना जो उसके इरादे की तरह बुलंद हो। शेख जर्राह में, ओल्ड सिटी के बिल्कुल नॉर्थ में, एक 38,132 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था जिसका नाम था कर्म अल मुफ्ती। दौलत थी पर मुकम्मल नहीं थी, सपना था पर जमीन से जुड़ा नहीं था। तब मुफ्ती ने एक फैसला लिया जो उस वक्त कई लोगों को अजीब लगा होगा। उसने बरूच कतिंका को बुलाया, एक ज्यूइश इंजीनियर, हगाना का मेंबर, जिसका कंस्ट्रक्शन फर्म पैलेस होटल भी बना रहा था। वही होटल जो सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल के अंडर बन रहा था, जिसके हेड खुद मुफ्ती थे। सोचा जाता है कि मुफ्ती ने एक तारा का साइलेंट हॉस्टेज बना लिया था ये प्रोजेक्ट, ताकि पैलेस होटल के पैसे चलते रहें और लेबर से सुलह बनी रहे। घर बन गया, लेकिन मुफ्ती ने उसमें कभी कदम नहीं रखा। उस घर के दरवाजों को किसी और के लिए खोला गया, जॉर्ज एंटोनियस के लिए, एक लेबनीज स्कॉलर और उनकी लेबनीज बीवी कैटी निमर के लिए। जॉर्ज एक डिप्लोमेट, एक हिस्टोरियन, उसी घर में बैठकर लिख रहा था द अरब अवेकनिंग, वो किताब जिसमें अरब नेशनलिज्म का जादू छुपा था। वो सिर्फ सेक्रेटरी नहीं था, वो ब्रिज था। पैलेस्टीनियन लीडरशिप, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और ज़ायोनिस्ट लॉबी, तीनों के दरमियान। कहा जाता है डेविड बेन गुरियन ने भी उसी घर के अंधेरों में जॉर्ज से बातें की थी, शायद एक अमान की तलाश में या एक फायदा की उम्मीद में। जब जॉर्ज एंटोनियस 1942 में सिर्फ 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गया, तो कर्मल मुफ्ती का सबसे रोशन दिया बुझ गया। लेकिन कैटी जीती रही उस घर में, उसी मार्बल फ्लोर पर जहां कभी जॉर्ज ने अरब नेशनलिज्म के ख्वाब लिखे थे। अब वो महफिलों का राज था, कैटी एंटोनियस का सैलून। द टाइम्स ने लिखा था, जेरूसलम अब एक सोशल लाइफ का फोकल पॉइंट है। इवनिंग ड्रेस, सीरियन फूड, वाइन और डांस। लेकिन दिल के किसी कोने में जॉर्ज की खाली कुर्सी अब भी थी। उस दौर के डिप्लोमेट्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड जर्नलिस्ट्स
सब केटी की पार्टीज में आते थे, लेकिन एक नाम बाकी सबसे अलग था। जनरल एवलिन बार्कर। साल था 1946 और एक रोमांस जो फाइल्स में छुप गया, लेकिन शहर की हर रौनक में महसूस होता था। केटी और जनरल बार्कर के बीच जो था वो सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, एक सियासी असर भी था। जायोनिस्ट लीडर्स डर गए थे। उनको लगने लगा कैटी सलोन से ब्रिटिश पॉलिसी शेप हो रही है। जब जायोनिस्ट इरगुन ने जुलाई 1946 में किंग डेविड होटल बॉम्ब से उड़ा दिया तो जनरल बार्कर का गुस्सा फूट पड़ा। वी विल पनिश द ज्यूज बाय स्ट्राइकिंग एट देयर पॉकेट्स। इसी बयान ने उसकी कुर्सी ले ली, उसे लंदन भेज दिया गया। लेकिन दिल नहीं टूटा। फिर आई 1947 की शुरुआत। एक सुबह इरगुन ने कर्म अल मुफ्ती के पास एक घर उड़ा दिया। कटी घबरा गई और शहर छोड़ गई। इरगुन वापस आया और उस विला को लूट ले गया। लेटर्स, फोटोग्राफ्स और यादें, सब कुछ छीन लिया। आज भी वो छुपाए हुए हैं इजरायली आर्काइव्स में, लेकिन उनकी खुशबू हवाओं में बाकी है। साल 1948 के आते आते वो घर अब एक बेस बांध चुका था। स्कॉटिश हाईलैंडर्स वहां स्टेशनड थे। जायोनिस्ट्स अपनी सारी चालें चलकर खुद को सुप्रीम समझने लगे थे, लेकिन मुफ्ती के एक फैसले ने उनकी जीत को उनकी सबसे बड़ी शिकस्त बना दिया। जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।